So this is the second part of the video which I have made earlier, era of one party dominance. These are the box topics which I am going to cover in this video. We will start with Socialist Party and then we will do the Communist Party of India, Bharatiya Jan Sangh, and side by side we are doing the some of the leaders also we will discuss who are related with these political parties. So let's start with the Socialist Party. Socialist Party. Socialist Party can be traced back to the mass movement stage in the Indian National Congress in the pre-independence era. सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी प्री इंडिपेंडेंस इरा में उसने अपने मूवमेंट के जब मूवमेंट्स चल रहे थे वहीं से ही अपना बेस बना लिया था. सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनी, कांग्रेस के साथ साथ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी विद इन द कांग्रेस. विद इन द कांग्रेस मीन्स कांग्रेस तो थी, कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी को नहीं आने देती थी सामने, लेकिन अंदर कांग्रेस के आइडियोलॉजीज का डिफरेंस था. लेकिन उसमें से एक आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी के लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. यंग लीडर्स जो थे उस टाइम के वो कुछ रेडिकल चेंजेस चाहते थे. वो एक रेडिकल और इगलिटेरियन कांग्रेस बनाना चाहते थे, सोसाइटी वाली ऐसी पार्टी बनाना चाहते थे जो रेडिकल चेंजेस करे, जो बहुत सारे चेंजेस में बिलीव करे और इगलिटेरियन सोसाइटी को बनाए. इगलिटेरियन मीन क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें 1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. जब कांग्रेस को ये पता चला कि विद इन ही अंदर ही डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ कुछ कांग्रेस के अंदर ही पार्टीज फॉर्म हो रही हैं, तो 1948 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए कांग्रेस ने ये रूल बना दिया कि नाउ देयर विल बी नो ड्यूल पार्टी मेंबरशिप. ड्यूल मीन्स डबल, कोई भी डबल पार्टी मेंबरशिप नहीं रह सकता. जैसे कि कोई कांग्रेस का भी मेंबर है और उसने अपनी एक और पार्टी बना रखी है जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी. तो इस बात से जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उनको थोड़ा बुरा लगा. दिस फोर्स्ड द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी एंड विच वाज नेम्ड एज सोशलिस्ट पार्टी ऑफ 1948. पहले कांग्रेस के अंदर ही बनी थी तो उसका नाम द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी. जब ड्यूल पार्टी का मेंबरशिप बंद कर दिया गया, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बनाने का टाइम आया फॉर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन थिंकिंग वाले पीपल के लिए, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई सोशलिस्ट पार्टी ऑफ 1948. ये पार्टी क्या बिलीव करती थी? इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रशिया में और चाइना में है. अकॉर्डिंग टू देम everything should be under the control of the government and there should be equal society. Then socialists criticize the, और वो socialist जो थे leaders वो बहुत सारे इन लोगों को क्रिटिसाइज भी करते थे कांग्रेस के लीडर्स को, क्योंकि कांग्रेस जो आपको पता है ऑलवेज दे फेवर कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड. कैपिटलिस्ट मीन जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं उनको फेवर करती थी और इग्नोर करती थी वर्कर्स और पीजेंट्स को. फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स. सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मेनी स्प्लिट्स. जब सोशलिस्ट पार्टी बनी तो उसके अंदर बहुत सारे स्प्लिट्स हुए, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी सोशलिस्ट पार्टीज. उसी सोशलिस्ट पार्टी के अंदर से बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज निकल के आई, जिनके एग्जाम्पल्स हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी and Samyukta Socialist Party. You have to learn this, beta. You have to go through it because this can be your one marker question in your CBSE exam or in your CUET exam. So main leaders कौन से थे सोशलिस्ट पार्टी के? This also is very important question कि who were the main leaders of the socialist party? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एंड राम मनोहर लोहिया and SM Joshi. You can do it with the mnemonics also like J, A, double A, triple A, N, R और J. J means Joshi. तो तुम जान,
जॉन आर जे, ऐसे करके मेमोनिक बना के भी इनके लीडर्स के नाम जो हैं वो याद कर सकते हो। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी में से इमर्ज होके आई, लाइक द संयुक्त समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी। वो इसी ही पार्टी के सारी जो पार्टीज हैं स्प्लिट होके पार्ट्स होके आई हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So we are going to study about one of the leader of this socialist party, Acharya Narendra Dev, which is in your this book also, NCERT book. When you will study socialist party, you will get this box in which Acharya Narendra Dev was the history and about him is written in this box. I am just giving you the crux of this. You can go through this box. He was a freedom fighter and the founding president of Congress Socialist Party. See, he was the president of Congress Socialist Party. Congress Socialist Party क्या थी? जो socialist party बनने से पहले पार्टी बनी थी within the Congress, which I have already explained it to you, the Congress Socialist Party. उसके president कौन बने थे? आचार्य नरेंद्र देव. He was jailed several times during the freedom movement. बहुत बार उनको फ्रीडम मूवमेंट में, जैसे बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जेल जाते थे, उनको ब्रिटिशर्स कुछ भी वो रेवोल्यूशनरी बोलते थे उनको जेल में डाल देते थे, और इसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव को भी बहुत बार जेल में भेजा गया। ही वॉज अ वेरी एक्टिव इन पीजेंट मूवमेंट्स, जो बहुत सारे हमारे यहाँ पीजेंट मूवमेंट्स हुए, फार्मर्स के मूवमेंट्स हुए, उनमें ही वॉज वन ऑफ द एक्टिव मेंबर। And he was one of the good scholar of Buddhism. He had good knowledge about Buddhism. After independence, led the Socialist Party and later the Praja Socialist Party. Independence के बाद, this was before independence within Congress, the Congress Socialist Party, and after Congress Socialist Party came into existence, in which he was one of the president, and later the Praja Socialist Party. उसी का एक स्प्लिट हुआ सोशलिस्ट पार्टी का अगेन, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसके भी वो लीडर बने। ही वॉज जेल्ड सेवरल टाइम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंड दैट इज इट अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी। So the next topic is the Communist Party of India, which is on page number, you can see on 37. I'm going to explain this. There were three major political parties with Congress at the time of independence. One was Socialist Party, Communist Party of India, and Bharatiya Jana Sangh. Socialist Party we have just done, and now I'm going to start the Communist Party of India. So what was the Communist Party of India? In early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. What it means? Communist Party came into existence due to the inspiration of the Bolshevik Revolution in Russia in 1917, in which they were favoring, what is Bolshevik Revolution? Favor of the working class. Favor of working class, because rich were becoming richer and poor were becoming poorer, and they were in favor of socialism. What is socialism means? Communism. As you know, USA has capitalist form of government and Russia had communist form of government, which is also known as socialism. That means that everything should be under the control of the government, and there should not be any private property or anything, and there will be an egalitarian society. Everybody, all the sections of the society will be given priority. From 1930, which you have already done in your second book of World Politics, in which you were doing the big garage sale, disintegration of Russia, World War First, Cold War you have done. In Cold War, there were two ideologies, USA, USSR. USSR had communist system, and Gorbachev want to change it from communism to little bit of capitalism. And then what happened, all these I will explain in that chapter one also, when I'll do that.
From 1935 the communists worked from within the country. 1935 में से ही अभी इंडिपेंडेंस हुआ भी नहीं और 1935 से ही कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो वर्क कर रही थी कांग्रेस के अंदर ही. बिकॉज इन डिसम्बर 1941 कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश against the Nazi Germany. What was happening at that time? There was World War II. In World War II held from 1939 to 1945. उसमें दो ग्रुप्स थे, एलाइज एंड एक्सिस पावर्स. तो एलाइज में कौन कौन थे? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन जिसको हम यूके भी बोलते हैं, और फ्रांस. और एक्सिस में कौन थे? इटली, जापान एंड जर्मनी. तो यूके जो था रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर एट दैट टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं थी. तो जो इंडिया के कम्युनिस्ट थे दे वर सपोर्टिंग यूके. दैट मीन्स दे इनडायरेक्टली दे वर सपोर्टिंग ब्रिटिश, दोज हु वर इन इंडिया, अगेंस्ट द जर्मनी, नाजी जर्मनी, हिटलर, यू नो हिटलर, अगेंस्ट द हिटलर. सो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी शुरू से ही कांग्रेस से थोड़ी सी अलग रही. तो कम्युनिस्ट पार्टी हैड आल्सो गुड कैडर एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. उसकी भी बहुत अच्छी नो-हाउ थी इंडिपेंडेंस के बाद, लाइक कांग्रेस, नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक कांग्रेस, बट देन आल्सो कम्युनिस्ट वाज अ रिनाउंड पार्टी. आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट encouraged violent uprisings in Telangana. Communists were involved at that time in violent activities. They were like trying कि जो तेलंगाना के लोग हैं उनको बताना कि जो ये शिफ्ट हुआ है पावर का फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया इज नॉट गुड. ब्रिटिश टू इंडिया आफ्टर 1947 तेलंगाना के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि जो ब्रिटिशर के हाथ से पावर जाके इंडिया के हाथ में आई है ना, वो बहुत वो ठीक नहीं है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली दे आर अपोजिंग कांग्रेस. It was which was somehow came to know, Congress came to know about it, and they crushed the communist this uprising, violent uprising with the armed forces. तो उसके बाद जी कम्युनिस्ट ने सोचा, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कि ऐसे तो हम पावर में नहीं आ सकते. फिर इन 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अबैंडन कर दिया कि आई विल नॉट डू दीज वायलेंट रेवोल्यूशन नाउ ऑनवर्ड्स, एंड पार्टिसिपेटेड इन द 1952 जनरल इलेक्शन, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी चैप्टर में पढ़ाया है. और कितने सीट्स जीते थे सीपीआई ने उन जनरल इलेक्शंस में? 16 सीट्स. और कांग्रेस ने कितने सीट्स जीते थे आप मुझे बताना इसके अंदर. और आप पीछे जाके मेरी उसको देखना, पहले वाले पार्ट 1 को, यू विल कम टू नो. 16 सीट्स जीते थे आउट ऑफ 400 समथिंग सीट्स में से सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने. और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एग्जैक्टली नॉट, बट हाँ उसको एज ए ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस देख रही थी. सपोर्ट बेस कहाँ था? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला एंड ये चारों जो स्टेट्स थे दे वर सपोर्टिंग कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी के मेन लीडर्स कौन से थे? ए.के. गोपालन, S.A. डांग, E.M.S. नमूद्रीपाद, P.S. जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदरैया, जिसमें से कि E.M. नमूद्रीपाद को वहां का फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद केरला का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए गवर्नर ने अपॉइंट किया, और वहां पे E.M.S. नमूद्रीपाद ने आके अपनी केरला में गवर्नमेंट फॉर्म की. मेजर्स, ये आपको वन मार्कर में आ सकता है. हु वॉज द मेन लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस? E.M.S. नमूद्रीपाद. दिस विल बी द आंसर. मेजर स्प्लिट आया 1964 में बिकॉज ऑफ द यूएसएसआर एंड चाइना की रिफ्ट आफ्टर इंडो चाइना वॉर. जब इंडो चाइना वॉर हुई 1962 में तो कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट आ गया. जो प्रो सोवियत थे, जो सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो बने रहे सीपीआई. और जो ओपोनेंट थे, जो यूएसएसआर को लाइक नहीं करते थे, जो चाइना की आइडियोलॉजी के सपोर्टर करते थे, वो बन गए सीपीआई एम. एम मीन मार्क्सिस्ट. बेटा बोथ पार्टीज एग्जिस्ट टू दिस डेट.
आई एम टॉकिंग अबाउट CPI एंड CPIM. CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. दोनों पार्टी टिल डेट एग्जिस्ट करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एज अ पॉलिटिकल पार्टीज. देन वी आर हेयर टू टॉक अबाउट AK गोपालन. अगर आप अपनी NCERT बुक देखोगे तो उसके अंदर जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पेज है 37, वहीं पे एक कॉलम में AK गोपालन के बारे में बताया गया है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द रिनाउंड लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी लीडर फ्रॉम केरला. वर्कड एज ए कांग्रेस लीडर. इनिशियली उन्होंने एज ए कांग्रेस लीडर वर्क किया, देन कांग्रेस की एज ए लीडर वर्क किया, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया इन 1939. And after the split in Communist Party between CPI and CPM 1964-1962 की वॉर के बाद, इंडो चाइना वॉर जैसे हुई थी आपको पता ही है, उसके बाद दो पार्टी में स्प्लिट हो गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड CPM के बीच में, जिसमें उन्होंने AK गोपालन ने ज्वाइन किया CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, inspired by the Chinese communism. Chinese communism mean everything, complete control of the social, of the government, of the political system on social, economic, political, even your thoughts are under the government. You can't even think about anything without the permission of the government. So he decided to join with the CPM. Nothing is in the hand of the private. Everything is in the hand of public property. Everything is public and private. Public and government means same. ठीक है. Then work for the strengthening the party. अपनी पार्टी CPIM को strengthen करने के लिए काम किया और member of parliament रहे from 1952. Now the third party is Bharatiya Jan Sangh. In the index there were 3 political parties which I have shown you at the starting of the chapter. Socialist Party we have done, Communist Party of India we have done, Bharatiya Jan Sangh we are going to start. And with that we have done Acharya Narendra Dev and AK Gopalan. Already we have done these, and now we are going to start Bharatiya Jan Sangh. Bharatiya Jan Sangh formed in 1951 under the presidentship of Shyama Prasad Mukherjee. Very important, Shyama Prasad Mukherjee. Its linkage traced back to RSS. What is the full form of RSS? Rashtriya Swayam Sevak Sangh and the Hindu Mahasabha. Actually it is a Hindu based political party which has its roots in RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh and the Hindu Mahasabha. It is also the mother of Bharatiya Janata Party, which is prevailing, a very renowned political party nowadays. And the ideology of this party was one country, one culture, one nation, and believed in making country modern, progressive and strong. मोटिव क्या था इस पॉलिटिकल पार्टी का? द पार्टी का सबसे बड़ा मोटिव था रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. See, I have seen so many question papers of CBSE in which there is a question that what was the motive of Bharatiya Jan Sangh. So everywhere in options I am getting this option Bharatiya Akhand Bharat. So always remember this, that Akhand Bharat is associated with Bharatiya Jan Sangh, which means there can be a question, what is the meaning of Akhand Bharat? The meaning of Akhand Bharat is reunion of India and Pakistan. This party wanted to replace English with Hindi, because at that time the official language of India was English, and they want to replace it and to give Hindi as the official language of India. Actually this party was opposition of granting concessions to religious and cultural minorities. Who were religious and cultural minorities at that time? Muslims, Christians, Jains, and there are so many. But this party was against giving concessions because of very staunch Hindu base of that party. Advocate of developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964.
भारतीय जनसंघ ने हमेशा बोला कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि चाइना ने एटॉमिक टेस्ट किया था 1964 में। तो इन 1950 जनसंघ वन ओनली 3 लोकसभा सीट्स इन 1952। जो 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, आपको पता ही है, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि उसमें सिर्फ 3 लोकसभा सीट्स मिले थे जनसंघ को, और 16 लोकसभा सीट्स मिले थे कम्युनिस्ट पार्टी को। तो 4 सीट्स इन 1957 जनरल इलेक्शन में मिले। दूसरा जो इलेक्शन हुआ 52 के बाद 57 में, उसमें भी उसको सिर्फ 4 सीट्स ही मिले। सपोर्ट बेस उसकी कौन सी स्टेट्स हैं थी पहले भारतीय जनसंघ की? राजस्थान, एमपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और जितने हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वो भारतीय जनसंघ को सपोर्ट करते थे। पार्टी लीडर्स, मेन पार्टी लीडर्स थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, और उन्हीं के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी एंड बलराज मधो। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आपको मैं अभी इस नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। बीजेपी के जो रूट्स हैं वो भारतीय जनसंघ में ही हैं, और जो बीजेपी का मॉडल है, जो बेस है, वो भारतीय जनसंघ है। नाउ कम टू दीनदयाल उपाध्याय, वन मोर लीड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वी हैव ऑलरेडी डन। दीनदयाल उपाध्याय अनदर लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ, फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर्स थे 1942 से, फाउंडिंग मेंबर थे बहुजन भारतीय जनसंघ के, और जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के। Initiated the concept of integral humanism. Now, what is integral humanism? This can be one marker question in your paper. Who was initiated the concept of integral humanism? It was Deendayal Upadhyay, which means spiritual contentment. Human being is the core of all social, political, economic model में सब कुछ क्या है? Human है। सब कुछ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, नॉट फॉर मटीरियलिस्टिक पर्पस। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड। ही वॉज इन फेवर ऑफ दैट which means integral humanism. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, ही वॉज अ लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, मिनिस्टर ऑफ नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइंड इन 1950। उन्होंने 1950 में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके डिफरेंसेस हो गए थे ओवर द रिलेशंस विद द पाकिस्तान के रिलेशन, वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को नहीं अच्छा करना चाहते थे, कांग्रेस उनके साथ अच्छा करना चाहती थी। देयर वाज अ रिफ्ट, एंड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। उन्होंने अपोज किया था जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के लिए भी। जब इंडिपेंडेंस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर को सेपरेट ऑटोनॉमी मीन पावर, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना उनका इलेक्ट्रल सिस्टम होगा। उसके भी अगेंस्ट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरेस्ट किया गया उनको जनसंघ के एजिटेशन पे, जब वो कश्मीर की पॉलिसीज के अगेंस्ट एजिटेट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उसी डिटेंशन में उनकी डेथ हो गई। दैट इज इट। ओके, अब हमारे ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, जिसमें से कि सिर्फ कुछ टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे बचे हैं, जिसमें कि राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और BR अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, और ये वाले, और सिंहासन मूवी का टॉपिक रह गए हैं, विच आई एम जस्ट कवरिंग यू विद इन अ मोमेंट। ओके, द फर्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम कौन थे? मौलाना अबुल कलाम स्कॉलर थे, इस्लाम के, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुइज्म थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बना के रखना चाहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको उसमें भी आ सकता है, मैच द कॉलम में, दैट ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट बनी थी, उसके जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट इज राजकुमारी अमृत कौर।
राजकुमारी अमृत कौर एक गांधीयन थी और फ्रीडम मतलब पीसफुल मेथड्स में बिलीव करती थी, फ्रीडम फाइटर थी, रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला से बिलोंग करती थी। उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन अडॉप्ट किया था, इनहेरिट किया था फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उनकी मदर जो थी एक क्रिश्चियन थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी भी मेंबर थी। और वेरी इंपॉर्टेंट, शी वॉज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट मिनिस्ट्री कंटिन्यूड एज अ हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957. She was also part of the cabinet of Jawaharlal Nehru's cabinet, and she was the first हेल्थ मिनिस्टर। जैसे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसी तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के 1952 के जनरल इलेक्शन के बाद राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज दिस वी हैव डन B.R. Ambedkar. Everybody knows he was the leader of the anti-caste movement and the struggle for justice to the Dalit. He was the biggest leader of Dalits, जिन्होंने आज तक भी इंडिया में दलित्स के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन, यू नो वेरी वेल। स्कॉलर थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे और उन्होंने लेटर फाउंडेड किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ब्रिटिशर्स की, उसके भी वो मेंबर थे। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था उसके चेयरमैन थे। मिनिस्टर थे नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रिजाइंड इन 1951 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर हिंदू कोड। जो हिंदू कोड बिल आया था रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसमें उन्होंने जो हिंदू कोड को माना नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर रिजाइन कर दिया था और अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म उन्होंने 1957 में, एंड ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स टुडे आल्सो। नेक्स्ट इज रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई कांग्रेस लीडर थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश में से 1937 में, और अगेन ये मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952-54, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस थे। फर्स्ट मिनिस्ट्री में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे रफ़ी अहमद किदवई। प्लीज always remember this. You can get this type of question in the MCQ form. You can get these question in the match the column also. Last but not the least, सिंहासन मूवी का यहाँ पे बताया गया है। ये इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सिंहासन मूवी जो है वो किसके बारे में, कौन सी स्टेट के मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में पोर्ट्रे करती है। दैट इज फॉर द महाराष्ट्र and it was a Marathi movie and named as Mumbai Dinank. This is very important, and rest of the column you can read yourself. Who was the director, screenplay, cast. ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, मैक्सिमम इसी पैरा से क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र के बारे में थी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please, if you like it, like and subscribe and forward it to your best friends, your students, so that they can also get benefit from my video. Thank you so much. Thank you for watching.